सेकंड के अंदर फ्यूल स्विच कट ऑफ कैसे हो गया? ये कैसे हो गया कि ये दोनों पायलट उसे ऑन करने की कोशिश करते रहे, इंजन को वापस से ठीक करने की कोशिश करते रहे, फ्यूल इंजन में जाए ये प्रयास करते रहे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। बहल फिर एक बार मैं फिर से इसी मुद्दे पर लेकर आ रही हूं। इस रिपोर्ट में इतना तो पता चल रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ी तो हुई थी, लेकिन अभी भी ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये फ्यूल स्विच कट ऑफ कैसे हो गए, इंजन में ऑयल कैसे नहीं गया, फ्यूल कैसे नहीं गया। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इसको मैं कहूंगा स्टेक्स बहुत हाई हैं इस इंक्वायरी के। क्यों हाई हैं? अगर देखिए 1189 जहाज ऑलरेडी बना चुका है बोइंग और अब 2137 का उसका ऑर्डर है, यानी कि 1000 बोइंग ड्रीमलाइनर का ऑलरेडी ऑर्डर है। इतना बड़ा स्टेक है इसके ऊपर। और अगर आपको याद होगा विसल ब्लोअर्स का, टॉम बार्नेट का और सैम सलेहपोर उसका, ये यूएस के थे। इन्होंने दोनों ने कहा था कि शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं, फॉल्टी पार्ट्स को लगाया जा रहा है। और टॉम बार्नेट की तो मौत भी हो गई एक दिन पहले, जो कोर्ट में हियरिंग थी और उसमें वो गोली मारी हुई सिचुएशन में मिले। लोगों ने कहा उन्होंने सुसाइड कर लिया, मतलब कि सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई। ये बहुत हाई स्टेक इंक्वायरी है और बहुत स्टेक्स हैं एनटीएसबी के भी और साथ साथ में बोइंग के भी, एयर इंडिया का। ये एक चीज में एयर इंडिया फिर से बताना पड़ेगा। आप जिन दो विसल ब्लोअर की बात बता रहे हैं, उनमें से एक विसल ब्लोअर ने क्या कहा था कि बोइंग में ये आरोप है कि फॉल्टी पार्ट्स लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी गोली मारी हुई स्थिति में डेड बॉडी मिली थी। और ये कहा गया ये सुसाइड है। और एयर इंडिया का हाल देखे, पिछले साल जनवरी से लेके अगस्त 2024, ये हमारे डीजीसीए की रिपोर्ट है, वो कहती है कि 12 गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स की कंप्लेंट्स थी इस एयरलाइन के ऊपर बाय पैसेंजर्स एंड अदर्स, यानी कि 12 टाइम इंडिगो से ज्यादा थी इसकी। तो क्या हो रहा है? इसका मतलब है आपकी मिक्सचर है। बोइंग में भी प्रॉब्लम है, एयर इंडिया में भी इश्यूज हैं, और साथ में डीजीसीए के ऊपर तो प्रश्न पिछले 5 साल से उठ ही रहे हैं। तो ये कॉकटेल है जिसके अंदर ये एक्सीडेंट हुआ है। सब चाहेंगे कि पायलट के ऊपर एक बार बदनामी का टैग लगा दें तो सबके सब बच जाएंगे। ये कोशिश तो शुरू हो ही चुकी है सुनील जी, ये कोशिश तो शुरू हो ही चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया तो पहले से ये काम करना शुरू कर चुका है। वो ये बोल रहा है कि दोनों पायलट्स ने फ्यूल स्विच कट ऑफ कर दिए, प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए, बहुत आसान होता है कि जो व्यक्ति अब अपना पक्ष रखने के लिए नहीं है उसके ऊपर आप सारा ठिकरा फोड़ दो, और ये होता है। मतलब बोइंग कंपनी कोई छोटी कंपनी तो नहीं है, दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी है, वो हजारों करोड़ रुपए का उसका आज साख दांव पर है। सीधा ये बोइंग कंपनी का मुझे जो मतलब अभी तक इतना विस्तार से बताएगा, और लगातार उसके बाद से जो खबरें आ रही है बोइंग का, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। अब बोइंग इसे किसी भी तरीके से पायलट के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है कि दोनों पायलट को इसके लिए आप जिम्मेदार बता दो और अपनी जिम्मेदारी से बच जाओ। इसके लिए क्या चीजें मैनेज हो सकती है, कैसे मैनेज हो सकती है, वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित करो और किसी भी तरीके से बोइंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना आए। मुझे लग रहा है ये एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र है और बोइंग की जो भूमिका है मुझे लगता है इसके अंदर बहुत ज्यादा संदिग्ध है। रिपोर्ट आप देखिए, जो रिपोर्ट हर्षवर्धन जी कह रहे थे, आप उस रिपोर्ट में देखिए किस आराम से और किस मतलब सहजता की वो रिपोर्ट है। इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी गंभीर घटना घटी है, इतना बड़ा ये एक्सीडेंट हुआ है कि 240 से ज्यादा लोग हमारे नागरिक मारे गए। उसके बाद जो रिपोर्ट विस्तृत तरीके से आनी चाहिए थी, एक एक बात का उसके अंदर जिक्र होना चाहिए था, उस रिपोर्ट के अंदर वो कहीं जिक्र नहीं है। मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को अभी और बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए, तमाम चीजें आना चाहिए। और इसमें दो ही बातें निकलेंगी, या तो पायलट को आप दोषी दे दोगे या कह देंगे कि बोइंग के इंजन में कोई फॉल्ट था। अब बोइंग तो पूरी कोशिश करेगा कि भाई हमारे इंजन का फॉल्ट स्वीकार ना हो, पूरा ठिकरा पायलट के ऊपर फोड़ दिया जाए। और जो पायलट जी की जो बात की रिकॉर्डिंग आई है, अभी पूरी तो डिटेल में नहीं आई है, लेकिन एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि क्या आपने फ्यूल इंजन का फ्यूल सप्लाई बंद की, वो मना कर रहा है। तो ये सीधा बता रहा है कि वो आश्चर्यचकित है कि भाई सब शुरू है, उसके बाद भी ये टेक ऑफ क्यों नहीं हो रहा है। और उनके पास इतना कम समय था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय था उनके पास, 5-10 सेकंड थे उनके पास कि किसी भी तरीके से उसको टेक ऑफ पर लेकर जाए और ऊपर लेकर जाए। मुझे लग रहा है वो खुद आश्चर्यचकित थे कि भाई सब कुछ बराबर है, उसके बाद भी ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाया। और मुझे लग रहा है कि इसमें इंजन के बड़ा फॉल्ट है, बोइंग का बड़ा फॉल्ट है। और यह अगर विस्तृत जांच होगी मुझे लगता है तो बोइंग के लिए इसका जवाब देना मुश्किल होगा। और अब जिन लोगों ने विस्तृत जांच होगी तो
अगर बोइंग को वाकई में कटघरे में खड़ा करना चाहेंगे तो मैं ये तो इसलिए यूज कर रही हूँ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का मतलब है ये कोशिश की गई है कि किस किस को बचाया जाए, नहीं किन किन को बचाया जाए, ये एक्सरसाइज इसमें पहले लेवल पर की गई है। भाई जिस स्विच को एक हाथ से ऑफ करना ही मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है, उसके लिए आपको 2 हाथ चाहिए ही चाहिए। वहां पर सीधे सीधे ये कह देना कि ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी और ये, या फिर मैं फिर बोलती हूँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करती हूँ कि वहां पे सीधे सीधे पायलट को इसका दोषी ठहरा देना, ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना, ये तो गुनाह है। मैं इसे गुनाह की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ सुथरा रहा दोनों पायलट का, कहीं ऐसा उनके पूरे कैरियर में नहीं रहा कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाओ, कोई जांच हुई है उनके ऊपर। मैं अब अगली खबर के लिए आगे बढ़ती हूँ। मई में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा हथियार को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। राफेल गिराने के झूठे दावे, कहां से पुराने वीडियोस उठाकर बार बार ये बताने की कोशिश हुई कि देखिए भारत में बहुत तबाही लाया है पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में कई फॉरेन मीडिया हाउसेस भी फंस गए। खबर छाप दी गई लेकिन सबूत के नाम पर साथ सूंघ गया। भारत ने पाकिस्तान में हुई तबाही की एक इमेज दुनिया के सामने रखी। पाकिस्तान के तबाह हुए 13 एयरबेस दिखाए, 9 टेररिस्ट टारगेट दिखाए, बिफोर आफ्टर का पूरा चार्ट रखा। अब इस पूरे मैटर पर एनएसए अजीत डोभाल पहली बार सामने आया और पूरी पिक्चर उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ये किया वो किया, लेकिन मुझे एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का नुकसान नजर आए, एक ऑथेंटिक फोटो। अजीत डोभाल ने कहा कि यहां तक कि एक शीशा भी टूटा हो तो दिखा दे। हमसे कोई टारगेट मिस नहीं हुआ, हम उस पॉइंट तक सटीक थे जहां हमें पता था कि कौन कहां है। ऑपरेशन सिंदूर पर हमें नाज है। आप सुने उनका बयान। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. In, these days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. I don't know, only our forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put it this thing, put out, where is this thing? Only imagery, they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. Whether it was in Sargoda or it was in Rahim Yar Khan or it was in Chaklala or it was in Rawalpindi, any of the places that there are 13 important air bases, including the Bellary where they have got the AVACS, the avoidance control systems. Now, I'm not telling any of this thing. I'm only telling what the foreign media, on the basis of the imageries, have put the images. So we were able to achieve it. We are capable of doing that. हमने वो काम किया जिसके लिए हम समर्थ हैं। वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। अच्छा, अजीत डोभाल ने ये बात भी सही कही कि कई बड़े फॉरेन मीडिया हाउसेस ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसकर भारत में हुए नुकसान के झूठे दावों वाली खबरें छापी, लेकिन जब उनसे सैटेलाइट इमेज के बारे में पूछा गया, सबूतों के बारे में पूछा गया, तो एक भी तो सबूत सामने नहीं रख पाए। जबकि भारत ने जो किया, जैसे किया, जहां किया, सारी सैटेलाइट इमेजेस दुनिया के पास है। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes.
अब इससे ज्यादा तो पाकिस्तान को सुनने के लिए कुछ चाहिए नहीं, लेकिन पाकिस्तान है, सिरफिरा है और सच्चाई से मुंह मोड़ने वाला देश है। एयर कॉमोडोर बहल साहब, कितनी बार भारत एक ही बात बोल चुका है, और इस बार तो अजीत डोवल जो कि खुद इस ऑपरेशन में वो भी शामिल थे, जब जो हो रहा था, जैसे हो रहा था, जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा था, ही हैड ऑल द इंफॉर्मेशन। विदेशी मीडिया भी पाकिस्तान के बहकावे में आ गई, या फिर वो ये चाहते थे कि एक ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे की जाए कि भारत को भी नुकसान हुआ है, कि पाकिस्तान भी कुछ कर पाया है, तो वो सब फेलियर साबित। मीनाक्षी जी, आप पश्चिमी मीडिया को देखिए, मुझे समझ नहीं आता वो हमेशा हमारे अगेंस्ट क्यों खबरें छापते हैं। उनको कोई मौका चाहिए, चाहे वो मोदी जी के बारे में है, चाहे वो देश के बारे में है, या चाहे वो हमने जो इतना अच्छा ऑपरेशन किया था। मुझे एक चीज बताइए, पश्चिमी मीडिया हो गया, टर्किश मीडिया हो गया, चीनी मीडिया हो गया, और कुछ इस्लामिक देशों के अंदर जो था वही पोर्ट्रे किया जा रहा था कि जो पाकिस्तान कह रहा था इतने जहाज गिर गए, इतना नुकसान कर दिया, हमने इनके S-400 उड़ा दिया, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, और कितने बेस तो उन्होंने कहा था तबाह कर दिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 90 घंटे के अंदर किसने पाकिस्तान के घुटने टिकवाए थे? 90 घंटे के अंदर किसने 9 टेरर टारगेट्स के ऊपर इतनी बुरी तरह से अटैक किया था कि जैशे मोहम्मद के मसूद अजहर वर्चुअली रो रहे थे, कह रहे थे अल्लाह मुझे भी उठा लो। भाई उठा लो उनको, अब उनकी एज भी हो गई और बहुत ज्यादा गलत काम कर लिए उन्होंने। और दूसरी चीज थी कि ना केवल हिजबुल मुजाहिदीन, ना केवल लश्कर तैयबा इनके अड्डे उड़ाए, हमने हर स्टेज पे, हर एस्केलेशन मैट्रिक्स के अंदर जब पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन गुरुद्वारे, टेम्पल्स, चर्चेस, स्कूल्स पे अटैक किया, हमने उनके उन मिलिट्री अड्डों पे अटैक किया। 13 के करीब, जो डोवल साहब कह रहे थे, 6 रेडार्स के ऊपर किया, और यहां तक कि हमने बम गिराए बहुत क्लोज किराना हिल्स के, कि वो डर के आके हमको बोल रहे थे और अमेरिका को बोल रहे थे ये लड़ाई को रुकवाओ। जब उनके डीजीएमओ ने कॉल किया तभी हमने कहा कि ठीक है, हम लड़ना नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन आप झूठ बोलना बंद करें और आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करें। दरअसल गलवान के बाद भारत ने बहुत बड़ा सबक लिया, बहुत बड़ी सीख ली कि हमें किस तरीके से और बेहतर होते जाना है, क्योंकि ये लड़ाई तो कभी रुकेगी नहीं। कभी वो चीन होगा, कभी वो पाकिस्तान होगा, कभी वो इनके द्वारा पाली गई एंटिटीज होंगी जो लगातार भारत के खिलाफ इस तरीके से कदम उठाएंगे, लेकिन भारत अपना दबदबा बढ़ाता जाएगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। दोस्त हो या दुश्मन, भारत के बढ़ते कद को कोई नकार नहीं सकता। यही वजह है कि चालबाज चीन भारतीय विदेश मंत्री के वेलकम के लिए अब तैयार है। एस जयशंकर 2 दिन के चीन दौरे पर जा रहे हैं। एफसीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में वो शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात का टाइम तय कर दिया गया है। 5 साल के बाद एस जयशंकर चीन जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात होगी। कूटनीतिक पिच पर पूरी प्लानिंग सेट होगी। विजय जी, अब दोस्त कहें या दुश्मन कहें, पड़ोसी तो 100% हैं और मुलाकातें करनी होगी, यही डिप्लोमेसी कहती है। डिप्लोमेसी का रास्ता ये है कि आप बातचीत से ही कोई चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से भी है कि गलवान और ये जितना आपने जिक्र किया, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहाँ चाइना जा रहे हैं पहली बार। और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगी कि अभी कुछ दिनों पहले ही एससीओ की मीटिंग हुई जिसमें रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक थी जी, और राजनाथ सिंह जी वहाँ पर मौजूद थे। और उस एससीओ की बैठक में जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया और भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किए। हालांकि ऐसा होता है कि जो डिप्लोमेसी में जो होस्ट कंट्री होता है वो अपना स्टेटमेंट बनाता है, मतलब उस पर उसको प्रेशर नहीं डाल सकते आप, उनका प्रेशर उस तरह से नहीं होता। लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से हमें उस पर एक्सरसाइज करना होता है कि जब बन रहा हो जॉइंट स्टेटमेंट, क्योंकि एक तरह से बनाया जाता है, साझा उसे घोषणा पत्र कहते हैं, तो सबको बताया जाता है। लेकिन एक बड़ा झटका था मैं समझता हूँ भारत की कूटनीति के लिए कि जब, और उसका जवाब उन्होंने ज़्यादा ताकत से दिया भारत ने जब उन्होंने उस पर साइन नहीं किए। तो अब विदेश मंत्री जब जा रहे हैं जयशंकर, जो तो हमारे यहाँ पर डिप्लोमेसी के मास्टर माने जाते हैं, वो विदेश मंत्री भले ही अभी बने हो लेकिन 30 साल से विदेश नीति को देख रहे हैं। तो चाइना के साथ इस बैठक में और जब उनके विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है तो क्या भारत चाइना को 2 कदम आगे बढ़ा सकता है? कम से कम पहलगाम को लेकर कुछ घटना पर चाइना का क्या रेस्पॉन्स होता है वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यही पक्ष ने एक पहलू और इसमें चर्चा का एक विषय दलाई लामा का भी होगा। हर्षवर्धन जी, दलाई लामा को लेकर चीन हमेशा से एंटी मोड में रहा है और जिस तरीके से भारत ने पक्ष लिया है दलाई लामा का हमेशा से, सिर्फ हम आज की बात नहीं करेंगे, वो भी चीन की आंखों में किरकिरी तो कर ही रहा है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर कर रहा है। और आपने शुरुआत में कहा कि दोस्त कहें या दुश्मन, तो दोस्त तो नहीं रहा, लेकिन जो
बार बार अब की भारत सरकार कहती है, मैं उसे दोहराता हूं कि हमारा कोई पक्का दोस्त या पक्का दुश्मन नहीं है। वैसे भी कहा जाता है डिप्लोमेसी में कि कोई परमानेंट फ्रेंड या फो तो है नहीं। अब सवाल यह है कि कैसे इसको हम देखें। 2-3 तरीके हैं इसको देखने के। भारत सरकार अपने सभी जो तय रुख हैं उससे जरा सा भी हट नहीं रही। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारी सीमा चीन से नहीं लगी। अभी आपने कहा ना कि ठीक है दोस्त या दुश्मन, लेकिन पड़ोसी तो है नहीं। हमारा वो पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी जबरिया बना हुआ है। तो ये हमारे एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है। हमारे एक सांसद कह रहे हैं कि हमारी सीमा तो तिब्बत से मिलती है। सब जानते हैं कि जो उसको बॉर्डर को गार्ड करते हैं वो ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है। तो एक तो ये हमारा ये स्टैंड इस समय में। दूसरा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह SCO समिट में गए, वहां उनकी मुलाकात हुई। उसके अलावा अजीत डोभाल भी बाकायदा पिछले एक तरह से कहें कि 5 सालों में पहली बार यह है कि इतना हाई लेवल डेलीगेशन या कहें सीधे NSA मिनिस्टर वो वहां जा रहे हैं। अब विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो इसको हमें इस तरह से भी देखना चाहिए कि चीन को भी इच्छा है, भारत की भी जरूरत है। क्यों ये जरूरत आन पड़ी? क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो फ्लिप फ्लॉप चल रहे हैं, उनको कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है, कभी भारत सबसे अच्छा दोस्त होता है तो कभी पाकिस्तान भी उनको महान देश ने लगता है। तो ये भी एक रणनीतिक तौर पर होता है। फिर क्या है कि हम अभी जिस तरह की ट्रेड एक तरह से थ्रेट्स देख रहे हैं, मतलब ट्रेड को आप जैसे जरिया बनाते हैं धमकी का, युद्ध का, चीन को भी बहुत मुसीबत है। चीन की भी मुश्किल है कि अमेरिका भी उसको परेशान कर रहा है, उसके यहां से अमेरिकी कंपनियां जा रही हैं, दूसरी कंपनियां जा रही हैं, उसके बीच में भारत के साथ कैसे समझौते रखे। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो बहुत फाइन बैलेंसिंग का टाइम है। भारत सरकार वो कोशिश कर रही और चीन को भी पता है कि हम इस वक्त इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। तो आप ये मानिए कि रणनीतिक तौर पर साझेदारी का कुछ समय अब चीन के साथ भी चलने वाला है। ये चीन को भी अच्छे से पता है, उसके भी संकेत है। और उसका एक बड़ा संकेत कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान दिखा। बाकायदा चीन का जो विदेश मंत्रालय है वो ऐसे ढेर सारे वीडियोज डाल रहा है कि देखिए हम तो कितने खुश होते हैं, यहाँ लोग हिंदी भी बनाते हैं, ये देखो बिंदी और चूड़ी भी हमारे यहाँ बिकती है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें विदेश मंत्रालय कर रहा है वहां का, जो आज तक नहीं किया था। तो इसका मतलब समझिए दबाव में चीन बहुत। ठीक सर, देखिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार का एक बड़ा फोकस चीन के साथ इस समय बॉर्डर डिस्प्यूट पे होगा। जो सीमा विवाद चीन के साथ चल रहा है लंबे समय से, प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि वो किसी तरीके से वो मामला निपटे। और मुझे लग रहा है कोई एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। और देखिए चीन ने भी पहले कहा था, अब चीन भी भारत के प्रति एक नॉर्मल रुख रखने की कोशिश कर रहा है। चीन ये चाहता है कि भाई जिस तरीके से अमेरिका दादागिरी कर रहा है चीन के साथ, जिस तरीके से उसने 125% टैरिफ का डिक्लेयर कर दिया था, हालांकि बाद में चाइना और अमेरिका के बीच एक समझौता हो गया है व्यापार का, लेकिन क्या हुआ है वो अभी तक दोनों देशों ने बताया नहीं। सिर्फ ट्रंप ने यह कहा है कि भाई हमारे और चाइना के बीच में व्यापारिक समझौता हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि चीन चाहेगा कि ऐसे समय में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कुछ भी तय नहीं कि वह कब क्या निर्णय ले लेंगे, ऐसे समय में दोनों बड़े देश, एक तो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में भारत पहुंच गया है। तो इस स्थिति में चीन ने कहा भी था कि भाई भारत का एलिफेंट और चीन का ड्रैगन मिलकर एक दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं। अब दोनों को एक दूसरे की मार्केट की जरूरत है। मुझे लगता है कि चीन को ज्यादा जरूरत है भारत के मार्केट की। जब उसको लग रहा है कि अब अमेरिका में और पश्चिमी देशों में उसका बहुत दखल नहीं है, तो भारत में एक बड़ा मार्केट उसके लिए रहा है। तो वो इस बात को जानता है कि भारत से पंगा लेकर वह अपने माल को और अपने उद्योग को, जिस तरीके से बड़ी कंपनियां चीन से निकलकर इंडिया में आ रही है, चाहे वो अगर आप देखेंगे एप्पल की कंपनी इंडिया में बनाने के लिए आ रही है, बड़े उद्योग घराने चीन से जिस तरह से निकल रहे हैं, तो चीन को यह डर है कि भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है। तो अब भारत के साथ दोस्ती करना, भारत के साथ हाथ मिलाना, नहीं, चीन को पता तो पहले से है, लेकिन चीन क्या है उसके एजेंडे में कौन सी चीजें कब फिट बैठ रही है वो इंपॉर्टेंट है। सर एक लाइन बहुत क्विक कमेंट बोलना चाह रहा हूँ सर, एक लाइन छोटी सी बोल रहा हूँ। डिप्लोमेटिक प्रेशर के लिए तो विदेश मंत्री जी के लिए इतना ही काफी है कि जयशंकर जी वहां पर विदेश मंत्री से जिनपिंग का हाल पूछ लें कि कैसे जी। चीन का 130 से ऊपर $1 बिलियन का बिजनेस है आज भारत के साथ, जिसमें से 99 बिलियन डॉलर्स का हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि ट्रेड सरप्लस है चीन के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चीज है। दूसरी चीज है कि चीन जो इस समय 90% रेयर अर्थ मटेरियल बनाता है पूरे वर्ल्ड का, उसका जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है
उसका एक्सपोर्ट भारत के लिए उसने बंद करके रखा हुआ है पिछले कई महीनों से। तीसरी चीज है जो हमारा फर्टिलाइजर है, हाई यील्ड फर्टिलाइजर, वो भी चीन ने बंद करके रखा है। हालांकि कई देशों के लिए वो एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है, भारत के लिए नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट, इंटरेस्ट के अगेंस्ट चीन अभी भी बात कर रहा है। हो सकता है ये मुद्दे भी उठाए जाएं।